चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की। और पहला सवाल आज का, एक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 में से 30% अंक प्राप्त किए। इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे उसे दोनों प्रश्न पत्र में 50% अंक प्राप्त हो जाए। यानी कि दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने हैं। और 50% अंक प्राप्त करने का मतलब ये होगा, जितने के भी दोनों पूर्णांक होगा, दो पेपर हैं, दोनों पूर्णांक जितने के भी होंगे उसका मतलब 50% का मतलब क्या होगा, आधा ही तो होगा। दोनों पूर्णांक कितने के हैं, एक पूर्णांक 180 नंबर होगा एक पेपर और दूसरा पेपर 150 का। 180 और 150 दोनों को मिलाकर जो पूर्णांक बनेगा उससे 50% नंबर चाहिए थे उस लड़के को। तो पहले ये तो देख लो कि दोनों प्रश्न पत्रों में उसे नंबर टोटल थे कितने। पहले वाले प्रश्न पत्र में 180 नंबर थे और दूसरे वाले प्रश्न पत्र में 150। इन 180 और 150 में से दोनों को मिला करके इसका 50% नंबर चाहिए उस लड़के को। तो 50% कितने मिलेंगे जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो ये बनता है आपका 330। यानी कि दोनों प्रश्न पत्र 330 नंबरों के थे। अब उसने अलग अलग तय किए और पहले ये देख लो कि 50% अंक प्राप्त करने, तो 50% अंक होते कितने हैं। तो 300 का अगर आप 50% निकाल लोगे तो 300 का 50% बचता है आपका 5 या 15 और 5 या 15 और 1 16। ये 165 नंबर बे हैं जो उस लड़के को परीक्षा में प्राप्त करने हैं। वो लड़का हो या आप खुद हो परीक्षा में बैठे हुए, आपको 165 नंबर प्राप्त करने थे। किस में से, 330 में से, क्योंकि दो एग्जाम दिए गए थे आपको। पहला पेपर 180 नंबर का था, दूसरा 150 नंबर का था। दोनों को मिलाया 330 नंबर के हुए और दोनों को मिलाकर ही 50% नंबर चाहिए थे। तो इसका मतलब आधे 50% का मतलब आधा होता है। तो 330 का आधा 165 नंबर लाने हैं अब आपको अलग अलग से। अब ये लाने के तरीके अलग अलग हैं। पहला जो प्रश्न पत्र था वो 180 का था और इस 180 में से उस लड़के ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए हैं। तो 180 में से 30% का मतलब कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा और 18 या 54। यानी कि एग्जाम में समझ लो वो लड़का नहीं, आप ही एग्जाम में बैठे हो और आपको दिया गया है 180 नंबरों का पेपर और आपने 30% प्राप्त किए। परसेंट में 30 है लेकिन नंबरों में तो कुछ अलग होंगे, तो इसका 30% निकाला तो इसका मतलब 54। पहले वाले पेपर में आपके 54 नंबर आए। टोटल लाने थे आपको 165 नंबर, 165 लाने थे टोटल, लेकिन आपने अभी तक 54 नंबर लाए। हाँ, कितने और शेष रह गए, तो जो शेष नंबर रह गए हैं वो शेष नंबर बे नंबर तो यही तो रह गए होंगे। 165 तो टोटल लाने थे और आपने 54 तो प्राप्त कर लिए पहले पेपर में। तो शेष जो बचे वो आपके पास बचे 111 नंबर और लाने हैं अभी आपको, तब जाकर आप 50% नंबर प्राप्त कर पाओगे। और आंसर में आपको परसेंटेज बताना है 111 नंबरों का, 111 नंबर नहीं, 111 नंबर लाने हैं। अब किसमें से, पहले वाले प्रश्न पत्र में से आपके नंबर हो चुके हैं 30%, यानी कि 54 नंबर। और दूसरे प्रश्न पत्र है आपका 150 नंबरों का और 150 में से 111 नंबर लाने हैं, परसेंटेज निकल जाएगा। क्योंकि परसेंटेज के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। पहली, जितना आपने प्राप्त किया और जितना प्राप्त किया है वो कितने में से प्राप्त किया वो चीज। तो आपने दूसरे पेपर में 111 नंबर लाने हैं और ये 111 नंबर 150 में से लाने, क्योंकि दूसरा पेपर कितने नंबर का था, 150 का। 150 में से लाने हैं और गुणा परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से करते हो, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 3 से कटेगा 3 बार, 3 के 9 बचता है आपके पास 2 और 3 सत्ते 21, 37 की और 2 की गुणा होगी तो 37 दूनी 74। यानी कि उस व्यक्ति को या उस लड़के को दूसरे प्रश्न पत्र में 74% नंबर लाने थे। अगला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन एक छात्र को 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आपको कुल पूर्णांक बताना है कि वो एग्जाम टोटल कितने नंबरों का था। 113 अंक मिल चुके हैं लेकिन 85 से फेल हो गया।
और 36% अंक लाने आवश्यक हैं। आप मुझे इसका मतलब क्या यही होगा कि 36% अगर नंबर मिल गए तो वो पास हो जाएगा? 36% नंबर अगर मिल गए किसी को तो वो पास हो जाएगा, इस वाले प्रश्न पत्र में पास हो जाएगा वो। लेकिन एक लड़के ने 113 अंक प्राप्त किए, अभी तक 113 तो प्राप्त कर लिए, लेकिन वो 85 से फेल हो गया। क्या अगर उसे 85 नंबर और मिल जाते पास हो जाता वो? ये 85 से फेल हुआ है तो इसका मतलब 85 नंबर कम रह गए उसके। अगर ये 85 और मिलते उसे तो वो पास हो जाता। और ये 36% अगर यहाँ पर रखा हुआ तो ये पास वाला ही तो है, 36% में पास हो रहा है। लेकिन नंबरों में वो 113 तो ले आया था वो, लेकिन 85 कम रह गए। लेकिन 85 अगर मैं और दे दूँ इसे तो अब ये पास हो जाएगा। तो 36% बराबर आपका बचेगा 198। और पूर्णांक पूरा बताना है, और पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। कोई सी भी चीज जब आपको परसेंटेज के बराबर कोई संख्या रखी हुई हो तो उस परसेंटेज को मान को आपको 100% बनाना है पूरा पूरा। मैं अगर 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 से इसे काटूंगा तो 4 बार कटेगा, और 9 से ये कटेगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, यानी कि 4% बराबर हमारे पास 22 आया था। क्योंकि 36 में ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो गुणा करने पर पूरा पूरा 100% बना दे। लेकिन 4 से जैसे मैंने 9 से काटा 9 चौक 36 और 9 से काटा 22 बार, 4% के बराबर 22 है। और पूर्णांक पूरा पूरा 100 होता है। इस 4 में कितने से गुणा करूं कि 100 बन जाए? 25 से गुणा इधर कर दूंगा और 25 से इधर हो जाएगी, तो पूरा 100% बराबर पूर्णांक आ जाएगा 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगे 5 और 25 दूनी 50 और 5 55। यानी कि जिस प्रश्न पत्र में वो लड़का बैठा था उसमें 550 नंबरों का पूरा पूर्णांक था, और यही आपका आंसर है। अगला सवाल है, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 4/11 प्राप्त होता है, भिन्न बतानिए क्या है। और इससे पहले शायद 2 एक सवाल हो चुके हैं सेम ऐसे ही अंश तथा हर में वृद्धि करने के, और मैंने बताया था आपको अंश तथा हर आप भिन्न के रूप में एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, एक्स बटे वाई, ए बटे बी, कुछ भी। लेकिन मानने के बाद जो मैंने बताया था कि इतने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, वो परसेंट डायरेक्ट 100 में जोड़कर लिखना है। 200 की अंश में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब अंश क्या 300% हो चुका होगा, अंश 300% हो चुका होगा, यानी कि 300। और हर में 120% की वृद्धि, तो पहले 100 जरूर रहा होगा, और 120 की वृद्धि होगी तो 220। और जब वृद्धि की तब ये भिन्न अपने आप में 4/11 बन चुकी थी। 4 से हम इसे काट लेंगे, कट जाएगा 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, और 11 से कटेगा कितनी बार ये 2 बार, यानी कि 20 बार, 11 दूनी 22, 0 ऐसे आ जाएगा। 5 से काट लो, 5 चौक 20, और 5 से कट जाएगा 15 बार। इधर का मान चेंज नहीं होना चाहिए, इधर का मान आपका 1/1 ही रहना चाहिए। यहाँ पर 1/1 अगर है तो बताओ ये वाला 4 इसके बटे में उधर जाएगा तो उसकी गुणा में जाएगा, और ये वाला 15 जब इधर से इसकी 1 की गुणा में था तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो 1/1 बराबर 4/15 हो जाएगा। अगर आप ये कर रहे हो कि 15 यहाँ बचा और इधर 4 बचता और इधर कुछ नहीं बचा, तो हमने जो भिन्न माननी थी वो भिन्न इधर नहीं माननी गई, भिन्न वो इधर माननी गई, क्योंकि परसेंट इधर जुड़ा है। आप भिन्न x/y मान लोगे तभी तो जाकर के इसमें इतने परसेंट की वृद्धि और इतने परसेंट की वृद्धि होगी। तो x/y तो यहीं पर रखा है, ये वाला मान नहीं बदलना चाहिए, चाहे संख्या दूसरी बदल दो। तो ये 15 इधर आ जाएगा और ये 4 उधर, तो 4/15 वो एक्चुअल में भिन्न थी, और यही आपका आंसर है। अगला सवाल है, 40% मशीनों पर, 25% भवन पर और 15% खनिज पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरिलाल के पास 52,200 रुपये शेष रहे। उसके पास टोटल कितना धन था ये बताना है। और सवाल में कहीं ये नहीं कहा गया कि इतने परसेंट मशीनों पर खर्च करने के बाद शेष का 25% खर्च किया है, फिर 25% भवन पर खर्च करने के बाद शेष का 15%। सिर्फ ये कहा है कि 40% खर्च हुआ है, 25 खर्च हुआ है, 15 और 5, यानी कि कुल मिलाकर अगर उसके पास कुल धन व्यक्ति के कुल धन मानो अगर 100% था, अपने आप में 100% धन था, उसने इस 100% में से 40% खर्च किया, 20%, 25%, 15% और 5% ये खर्च किया। तो जब शेष की बात नहीं कही गई तो इसका मतलब यह है कि इस 100 में से तो खर्च किया सारा परसेंट, और ये सारा कितना
40 आपका ये है, 25 ये है, 15 ये है और 5 में है। 15 5 20 और 60, सॉरी 40 60 और 25 हो जाएगा 85। यानी कि जो उसने खर्च किया, टोटल खर्च उसने 85% खर्च कर दिया। ये टोटल खर्च 85% कर चुका है। टोटल आय 100% थी, 85 खर्च कर दिया। शेष बचा हुआ है वो तो बचत के रहे, जो उसके पास रुपए बचे वो बचते हैं उसके 15%। 100 था, 85 खर्च हो गए, 15% उसने बचा लिए। लेकिन परसेंट में 15 बचाए हैं और पैसों में कितने बचाए हैं? पैसों में बचाए हैं उसने 52,200। परसेंट में 15% बचे हैं और रुपए में बचते हैं उसके 52,200 रुपये। और हमें 100% का मान चाहिए। 15% का मान अगर इतना है और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 15 से गुणा की जाए और 100 बना दे, कोई संख्या नहीं है, तो आप इसे 3 से काट सकते हो। 3 पंजे 15, 5% बराबर आपका आ जाएगा ये 3 ही का ना 3, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, 2 0 ऐसे ही आ गई। 5% बराबर 17,400। तो 100% बनाना है, 20 से गुणा इधर कर दो और 20 से इधर कर दो, तो यहाँ पर 100% बराबर आपका आ जाएगा 3 0 ऐसे आ जाएंगे आपकी। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 का ना 2 और 1 3, यानी कि 100% बराबर 3,48,000 उसका टोटल धन था। यही आंसर है। अगला सवाल है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, लेकिन इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये बताना है। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने कुछ फ्रैक्शन लिखाई गई थी और फ्रैक्शन 25% की भी लिखवाई गई थी। 25% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 25% की फ्रैक्शन 1/4 बनेगी आपकी। और ये इसमें 1 क्या होगा, 4 क्या होगा, ये मालूम करना था। नीचे वाली संख्या बताया था, नीचे वाली संख्या वो होती है जो मूल संख्या होती है, और ऊपर वाली संख्या परसेंटेज के बाद कमी लिखे या वृद्धि हो, जो भी शब्द लिखा गया होगा परसेंटेज के बाद जो शब्द लिखा होगा ऊपर वाली संख्या वो माननी है आपको। तो परसेंट के बाद कमी लिखा हुआ, तो इसका मतलब कोई भी वस्तु होगी अगर उसका मूल्य 4 होगा, 1 की कमी हो गई तो कितने का बचा होगा? वो 4 मूल्य था, 1 की कमी हो गई तो 4 से वो मूल्य 3 हो गया। लेकिन अब सवाल ने कहा कि इसके मूल्य में कितने की वृद्धि की जाए कि वो पहला वाला मूल्य बन जाए। तो वृद्धि बताओ, जब 3 हो चुका है अब वृद्धि करना कह रहा है और पहला वाला मूल्य बना रहा है। पहला वाला मूल्य तो 4 है और ये बनाना है, तो वृद्धि 4 में होगी या 3 में? वृद्धि 3 में होगी। और 3 से अगर जब हमें 4 बनाना हो तो कितने की वृद्धि होगी? अब 1 की वृद्धि होगी, और जितने की वृद्धि होती है वो तो ऊपर, और जितनी की कमी होगी वो भी ऊपर। और जिस चीज में वृद्धि होती है या कमी होती है वो चीज नीचे आती है। तो वृद्धि हो रही है 3 में, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा और 1/3 की फ्रैक्शन मैंने लिखाई थी, याद अगर आपको हो तो 34 सही 1/3% आपका आंसर है। अगला सवाल, चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई। चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर देने पर प्रारंभिक मूल्य में इसे लाने हेतु नए मूल्य में कितने % की कमी करनी होगी, ये बताना है। और प्रारंभिक मूल्य में वृद्धि की गई है तो इसका मतलब जो नया मूल्य बना होगा वो ज्यादा होगा, और कमी जो होगी वो कमी भी उस नए मूल्य में करनी है। और 60% की फ्रैक्शन आपको शायद पता होगा, 20 के 60 और 20 पंजे 100, यानी कि 3/5। और नीचे वाली संख्या आपको मूल संख्या माननी है और ऊपर वाली संख्या वो चीज माननी है जो परसेंट के बाद शब्द लिखा हुआ है। नीचे की अगर वो संख्या 5 रही होगी, उसका मूल्य जो भी रहा होगा पहले 5 रहा होगा, और 60% की वृद्धि का मतलब 3 की वृद्धि हो गई, तो उसका नया मूल्य कितने रुपए का बन गया होगा? नया मूल्य 8 रुपए का हो गया होगा, क्योंकि नीचे का मूल्य आपको मेन मूल्य मानना है और ऊपर की परसेंटेज के बाद शब्द लिखा होगा वो संख्या माननी है। परसेंट के बाद ऊपर वृद्धि लिखा हुआ, तो इसका मतलब अगर किसी भी वस्तु का मूल्य 5 रुपए रहा होगा, 3 की वृद्धि हो गई, अब वो मूल्य 8 रुपए का हो गया। लेकिन अब इस 8 रुपए से हमें वापस इस 5 रुपए में उस वस्तु का मूल्य बनाना है, तो कमी करनी होगी। मूल्य 8 रुपए है, 5 वापसी में आना है, 5 तक आना है। 8 से जब 5 रुपए हम मूल्य बनाएंगे तो 3 रुपए की कमी होगी, और कमी जिस चीज को होती है वो चीज नीचे आएगी। कमी हो या वृद्धि, कमी वृद्धि वाली संख्या नीचे आती है। 3 की कमी की जाएगी किस चीज में?
8 में और गुणा 100, और 3/8 की फ्रैक्शन आपको शायद अगर याद कर ली होगी तो वो होती है 37.5%, या फिर 37 सही 1/2%। ये आपका आंसर ऑप्शन में से दोनों में से कोई सही मिल सकता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितने % कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। खर्च वही रखना है बाद में। सारे सवाल ऐसे ही चल रहे हैं। 15% की इस बार वृद्धि हो रही है और 15% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/20। यानी कि पहले किसी भी मूल्य में 20 रुपये उसका मूल्य था या 20 रुपये खर्च वो कर रहे थे, अब वृद्धि होगी तो 23 रुपये खर्च कर रहे हैं, क्योंकि परसेंट के बाद वृद्धि रखा और ऊपर वाली संख्या वो चीज मान ली जो शब्द परसेंट के बाद लिखा हुआ मिलेगा। लिखा हुआ आपके पास यहाँ वृद्धि है तो इसका मतलब ये 3 की वृद्धि हो चुकी है। पहले मूल्य 20 था, अब 3 की वृद्धि होगी तो 20 से 23 हो चुका, अब 23 रुपये खर्च करेंगे। लेकिन उसने ये कहा कि कितने की कमी की जाए जिससे कि खर्च पहले वाला हो जाए। तो पहले वाला बनाने के लिए तो इस वाले नए मूल्य में कमी करनी होगी। पुराना मूल्य बनाने के लिए नया मूल्य 23 है, पुराना मूल्य 20 था, 23 में कमी करनी होगी 20 में आने के लिए कितने की, 3 की। और किसमें जिस चीज में कमी या वृद्धि होती है वो संख्या नीचे आती है, 3/23, और परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा हो जाएगी। और 3/23 की फ्रैक्शन याद होगी तो 13 सही 1/23, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 13 सही 1/23% की उसमें कमी करनी होगी, तब जाकर के खर्च पुराना वाला हो जाएगा। अगला सवाल है, जल कर में 20% वृद्धि होने तथा इसकी खपत में 20% कमी होने पर इसके मद में कितने % कमी की। अगला सवाल है, जल कर में 20% वृद्धि होने तथा इसकी खपत में 20% की कमी करने पर इस मद में कितने % कमी या वृद्धि होगी। यहाँ पर वृद्धि भी सेम % की है, कमी भी सेम % की है, और जब वृद्धि और कमी सेम % की होती है तो आंसर हमेशा कमी वाला आता है। यानी कि उसे कुल मिलाकर कमी होगी, चाहे वो कुछ ही % की कमी हो। पहली वाली फ्रैक्शन 20% की और ये प्लस का चिन्ह यानी कि वृद्धि हुई है, और दूसरी फ्रैक्शन 20% की और ये माइनस का चिन्ह यानी कि कमी हुई है। और 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5, और इस वाले 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5, दोनों की 1/5 बनेगी। लेकिन इस वाली परसेंटेज में वृद्धि हुई तो इसका मतलब अगर कोई मूल्य 5 का रहा होगा, 1 की वृद्धि होगी तो वो मूल्य कितना का हो गया होगा, 5 से 6 का हो गया होगा। इस वाली परसेंटेज में 1 की कमी यानी कि कमी हुई है तो मूल्य अगर 5 रहा होगा, 1 की कमी हो गई तो 5 से 4 हो गया होगा। अब आपको 5 पंजे 25, दोनों का मूल्य 25, और 4 छंग 24, दोनों का मूल्य 24। यानी कि पहले दोनों का कम करने पर और बढ़ाने पर जो था 25 अगर मूल्य था, अब 24 हो गया है। 1 की कमी हो गई, 25 से 24 मूल्य रहेगा, 1 की कमी हुई, लेकिन कमी हुई किस पर, कमी 25 पर हुई है, और 25 से नीचे रख देंगे और गुणा 100 से परसेंटेज बनाने के लिए 100 कर जाएगा कितनी बार, 4, यानी कि 4%, और एक क्या होगी, 4% की कमी होगी उस व्यक्ति की। सवाल नंबर अगला है, चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई तो एक व्यक्ति को 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम चावल अधिक मिल रहे हैं। तो चावलों का पहला रेट क्या था, यानी पहले किस भाव मिल रहे थे, कमी होने से पहले किस भाव रेट था चावलों का, वो रेट बताना है। और ध्यान रखना, व्यक्ति ने सिर्फ चावलों के रेट में कमी हुई है सवाल में, उसने पैसे ना बढ़ाए ना घटाए, पहले भी 385 का खरीद रहा था, 20% कमी हुई तब भी 385 रुपये के चावल खरीद रहा है, वो अपने खपत में कमी नहीं करी, कमी जो हुई है वो उसके मूल्य में हुई है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपये में टोटल रुपए 100 रुपये आपके पास, और आपसे कहूं कि दुकान पर जाओ और 25 रुपये किलो वाले चावल खरीद कर लाओ, 25 रुपये प्रति किलो की दर से, यानी कि 100 रुपये में चावल खरीद रहे हैं टोटल 100 रुपये के, और ये 100 रुपये ना कम करने हैं ना बढ़ाने हैं, सिर्फ रेट कम हो सकता है बढ़ सकता है, लेकिन रुपए कम बढ़ती नहीं होंगे। 100 रुपये में और 25 रुपये किलो के भाव से चावल खरीद रहे हैं, आप बताओ यानी कि इन 100 रुपये में कितने किलो चावल मिल जाएंगे। 4 किलो,
क्योंकि 100 रुपये खर्च किए हैं और 1 किलो चावल के रेट 25 रुपये है, तो 4 किलो चावल मिलेंगे। और वो 4 किलो जो चावल मिला, क्या वो कुल रुपए को और 1 किलो के रेट से भाग करने पे तो आया होगा? कुल रुपए को 1 किलो के रेट से भाग कर दी तो मुझे संख्या जो मिली वो किस चीज की मिली? 4 किलोग्राम चावल की, यानी कि चावल मिले 4 किलो इस 100 रुपये में 25 के रेट से। पहले रेट कितना था? 25। दोबारा अगले दिन को 100 रुपये ही है, ये वाले नोट चेंज हो सकता है लेकिन नोट की संख्या सेम है, 100 रुपये। और इस बार आपसे कहा गया है कि 20 रुपये प्रति किलो की दर से चावल लाने हैं। इस बार इसी 100 रुपये में और 20 रुपये किलो वाले चावल लाने हैं। तो आप बताओ कितने किलो चावल मिलेंगे इस बार? कितने किलो चावल मिलेंगे? क्या इस बार 5 किलो चावल मिलेंगे? और ये 5 किलो चावल जरूर आपने कुल रुपए को, और 1 किलो का रेट 20 था, इसे भाग की तो आपको चावल मिले 5 केजी, यानी कि 5 किलोग्राम। पहले भी 100 रुपये खर्च थे, अब भी 100 रुपये खर्च है। पहले 25 रुपये किलो के चावल थे, अब 20 रुपये किलो के चावल है। पहले 4 किलो चावल मिले थे और इस बार 5 किलो चावल मिले हैं। आप बताओ कितने किलो चावल अधिक हो गए? 1 किलो चावल, पहले 4 किलो मिले थे, अब 5 किलो चावल मिले हैं, तो 1 किलो चावल बढ़े। और 1 किलो चावल बढ़े किसकी वजह से? इन 5 रुपए की वजह से बढ़े या नहीं? अगर ये 5 रुपए कम ना होते तो ये चावल 1 किलो अधिक नहीं मिलते, आपको उतने ही मिलते 4 किलो जितना आप पहला खा रहे थे। तो इन 5 रुपए कम होने की वजह से 1 किलो चावल मिले। अब आप मुझे ये बताओ, जिसकी संख्या किलो में ज्यादा है उसका रेट ज्यादा है या कम है? संख्या इसकी कम थी, रुपए जब चेंज नहीं होंगे तब की बात है। अगर रुपए चेंज हो गए तो फिर मत लगाना ये वाला तरीका। अगर रुपए आपको बराबर करने हैं खर्च, हर बार रेट बढ़ जाए तो भी उतने रुपए खर्च होने हैं, रेट कम हो जाए तो भी उतने रुपए खर्च होने हैं। बस आपकी खपत में कमी हो सकती है या बढ़ सकती है। अगर रेट कम हुआ तो आप खपत बढ़ा दोगे। अगर प्याज 100 रुपये की हर महीने खानी हो, रेट बढ़ गया तो आप एक प्याज को 2 दिन चलाओगे, और रेट कम हुआ तो 1 दिन में 2 प्याज खाओगे, आप खपत बढ़ा दोगे। और खपत ये इंसान का नेचर है, जैसे ही रेट गिरता है खपत बढ़ जाती है, और खपत जैसे ही रेट बढ़ता है खपत कम हो जाती है। 4 किलो चावल थे, रेट यानी कि संख्या कम है। 5 किलो चावल थे, संख्या ज्यादा है, यानी कि संख्या कम इसकी है लेकिन इसका रेट ज्यादा है। चावलों की संख्या ज्यादा है लेकिन इस वाला का रेट क्या है? रेट कम है। यानी कि अगर संख्या ज्यादा मिल रही है, सामान हमें ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा वाले सामान का रेट कम होगा या ज्यादा? कम होगा। और सामान अगर कम मिल रहा है तो उसका रेट ज्यादा रहा होगा। और आप मुझे बताओ 20% की कमी हुई होगी तो इसका मतलब पहले ज्यादा रहा होगा रेट। और अगर रेट ज्यादा है, सामान कम होगा या ज्यादा? सामान तो कम होगा, तो ये कम वाले सामान का ही रेट ज्यादा हो सकता है और ज्यादा वाले सामान का रेट कम हो सकता है। अब आप सवाल पे आओ, 20% की कमी का मतलब 1/5 इसकी फ्रैक्शन बनी, यानी कि अगर मूल्य 5 रुपये रहा होगा, कमी कहा उसने, 1 की कमी होगी तो मूल्य कितना कर दिया गया? वो 4। पहले मूल्य 5 रुपये था, अब 1 की कमी होगी, अब मूल्य 4 रुपये बचा है। आप बताओ आपने कितने रुपए की कमी हो गई इसमें? 1 की। और बताओ जब मूल्य हमें बराबर पैसे खर्च करने हो और मूल्य में कमी हो जाती है, चीज ज्यादा मिलेगी नहीं। अगर उतने ही रुपए खर्च करने हो तो, अगर कम नहीं करा खर्च उतने रुपए ना करने हो तो फिर चीज ज्यादा नहीं मिलेगी। आपको जितनी खपत करनी थी अगर वही खरीदनी है तो सिर्फ जब ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर रुपए वही खर्च करने हो, पैसे कम हो गए चीज पर, तो ज्यादा रुपए यानी कि चीज ज्यादा मिलेगी। 1 रुपया कम हुआ लेकिन चावल कितना अधिक मिले? 3.5 किलोग्राम। जैसे यहाँ इस 25 में से 20 रुपये कम हुआ, 25 था पहले 20 फिर 20 हुआ, 5 कम हुए, लेकिन चावल कितने अधिक मिले? 1 किलो। तो ये वाले 1 किलो चावल इस 5 की वजह से कम हुए थे। ठीक, तो यहाँ पर भी 5 रुपये रेट था, 4 रुपये अब रह गया है, 1 रुपया कम हुआ, और जैसे ही 1 रुपया कम हुआ तो 3.5 किलो चावल अधिक मिल गए। तो 1 का मान कितना हुआ? 3.5 किलो। 1 रुपये में 3.5 किलो मिल रहे हैं, 4 रुपये में कितने मिलेंगे? 1 का मान 3.5 है, तो 4 रुपये में 4 से गुणा इधर कर दो और 4 से ही गुणा इधर कर दो, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 और 4 थे 12 और 2 14, यानी कि कितना बचेगा? पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद 0 कोई मान नहीं, 14 किलोग्राम।
ये हुआ 14 किलोग्राम। अब एक का मान 3.5, अब हमें देखना है 5 में, तो 5 से गुणा इधर कर दो और 5 से ही इधर कर दो। और 5 पंजे 25 का 5 80 लगे 2 और 5 से 15 और 2 17, यानी कि 17.5 किलोग्राम। अब आप मुझे बताओ, यहाँ 4 किलो मिल रहा था, यहाँ 5 किलो, और यहाँ 14 किलो और 17.5 किलो। रेट बताओ, संख्या का मान कम था, यानी कि समान कम था तो उसका रेट तो ज्यादा था, और समान ज्यादा था उसका रेट कम था। और सवाल में बताओ, उसने पहला वाला मूल्य मालूम किया, तो पहला वाला तो ज्यादा होगा, बाद वाला कम होगा। तो बताओ ज्यादा वाला मूल्य किस रेट से निकल सकता। ये तो 14 किलो सामान मिल गया 385 रुपये में, और ये 17.5 किलो सामान मिल गया 385 रुपये में। तो ज्यादा वाला रेट कौन सा होगा? क्या इस वाले से ज्यादा रेट आया होगा? और ये वाला बताओ, ये 14 जो है, ये 14 इस 5 में गुणा करने से बना या 4 में? 4 में। तो जब आपको पहला वाला भाव दिया जाए और सवाल में कमी हो रही हो मूल्य में, तो जो कमी होने के बाद मूल्य आता है, एक का मान जो यहाँ पर मिलेगा उसकी गुणा कमी वाले मूल्य में कर दो करो। कमी वाले मूल्य से आपका पहला वाला भाव मिलेगा। आपको भले ही लग रहा होगा कि ये कमी हुई है 4 की, तो 4 ये वाला बाद का भाव कम वाला, लेकिन ये कम वाला भाव नहीं है, ये ज्यादा वाला बनेगा। और ज्यादा वाला क्यों बनेगा? क्योंकि इसके हिसाब से सामान 14 किलो मिल रहा है, इसके हिसाब से सामान 17.5। और अभी अभी आपके सामने ठीक बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है, 4 किलो सामान मिला था तो रेट 25 था, और 5 किलो सामान मिला था तो रेट 20 था। ठीक। और आप बताओ, अगर इस 100 रुपये में आपको 4 किलो सामान मिल रहा है तो 1 किलो का रेट कितना होगा? 25। और ये 25 इस बार कुल रुपए को और सामान की संख्या से भाग की, तभी तो 1 किलो का रेट मिला। बताओ सवाल में टोटल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 385। और हमें पहला वाला रेट मालूम करना, पहला वाला रेट ज्यादा होगा। और सामान मिला है कितने किलो? 14 किलो। 385 में 14 किलो सामान मिला, 100 रुपये में 4 किलो, तो 385 को अगर मैं 14 से भाग कर दूं तो 14 दूनी 28 और 14 क्या 42 ज्यादा हो जाएगा। 14 दूनी 28 और 38 में से 28 जाएंगे 10 बचेगा। हुआ कितना? 105। और 14 का पड़ा 105 पड़ा 14 सत्ते 98, बचते हैं कितने? 7 और 14 पंजे 70, यानी के 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम के वे चावल थे जो उसने खरीदे थे। और यही आपका आंसर है, 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले रेट यह था, बाद में कमी हो गई होगी तो इससे कम हो गया होगा। आपका आंसर 27.5। अगला सवाल है, पंखे के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। कुल धनराशि पर कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? और जब भी आपको, आप हो दुकानदार या आपके स्थान पर कोई भी दुकानदार हो, अगर वो अपनी चीज में कमी कर देगा तो सीधी सीधी बात है उसकी बिक्री बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। कोई सी भी चीज हो, अगर वो महंगी बेच रहा है तो नहीं खरीदी जाएगी, लेकिन अगर वो सस्ती कर दे तो उसकी बिक्री में वृद्धि जरूर हो जाती है। और वही इसमें कहा है 20% की पहले कमी, और हर बार 1/5 नहीं लिखना। 20% का मतलब 1/5, और कमी को कहा तो एक की कमी हुई तो 5 से 4 हुई होगी। अगली लाइन में 40% की वृद्धि कह रहा है, और किसमें? पंखों की बिक्री में। और 40% की फ्रैक्शन का मतलब 20 दूनी 40, 20 25 यानी 2/5, और 2 की वृद्धि होगी तो 5 से 7 बनेगा। और इनका जो मूल्य 5 पंजे 25 और 7 चौक 28। मूल्य में कमी कर दी और बिक्री में इतने की वृद्धि होगी, और टोटल मिलकर के क्या हुआ? 25 रुपए का मूल्य था जो भी, और 28 रुपये हो चुका। 25 से 28 हो गया है, उसके धनराशि पर कितने परसेंट कमी या वृद्धि? यानी कि 25 था, अब 28 हो चुका। कितने बढ़ गए? 3 रुपए बढ़े। किस चीज पे? 25 पे। और परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, 25 चौका 100 और 4 क्या 12, यानी कि उसके पूरे सौदे में उसे जो भी पंखे की कमी और वृद्धि या बिक्री कर रहा था तो 12% की वृद्धि हो गई है। उसकी वृद्धि लिख लेना, 12% वृद्धि। अगला सवाल, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, और यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी तथा इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये है। तो मशीन 3 साल पहले कितने रुपए में खरीदी गई थी वो बताना है। ये रेट बताना है कि यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई, यानी कि 3 साल पहले कितने में खरीदी गई थी। और ये 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा था, इसके रेट में, एक मशीन के रेट में कमी हो रही है 10% की, और हर साल कमी हो रही है, यानी कि और ये प्रक्रिया कमी होने की 3 साल तक लगातार चली है। और 10% की कमी का मतलब यह है कि 10 से
9 रही होगी और इसकी फ्रैक्शन यानी कि 1/10 बन जाएगी। 10% की फ्रैक्शन 1/10। और मैंने कहा कि ऊपर वाली संख्या वो माननी है जो चीज वहां पर दी गई है। और इसमें इस अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होना। अवमूल्यन कहीं लिख जाए मिले लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कमी होना, यानी कि कमी हो रही है इतने की। तो अगर उसका जो मूल्य वास्तविक था वो अगर 10 रुपये रहा होगा, एक की कमी होगी तो 9 होगा। और ये ऐसा 3 साल तक लगातार चला तो फिर से 10 रहा होगा, फिर 9 हुआ, क्योंकि 10% की कमी हर साल 3 साल तक चली और फिर 10 रहा होगा तो 9 हो चुका। ये 3 साल पहले की बात चल रही है और ये वर्तमान की। 3 साल पहले 10 था, 9 बचा। 3 साल पहले 10 था, एक की कमी 9 हुआ और फिर 10 था, एक की कमी 9 हुआ। 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1000 और 9 की 3 बार गुणा होगी तो 729। ये वाला 3 साल पहला का मूल्य है और ये 729 वर्तमान मूल्य है। और वर्तमान मूल्य हमारे हिसाब से 729 है मशीन का। सवाल के हिसाब से कितना है? सवाल के हिसाब से 87,480। 729 बराबर 87,432, क्योंकि ये तो 3 साल पहला का था जो खरीदी जा रही थी और कमी होते होते 3 साल हो गए, वर्तमान में आ गए और वर्तमान में भी बचता है वो मूल्य 729 रुपये का। और हमारे हिसाब से इतने का, सवाल के हिसाब से 87,480 का। 9 से हम इसे काटेंगे तो 9 अट्ठे 72 और 9 का ना 9 से इसे काटते हैं तो 9 9 81, बचा आपका 6 और 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। 9 से एक बार और कट जाएगा या 81 से देख लो काट के, 9 से ही 9 नम 81 और 9 का ना 9 और 9 अट्ठे 72। 9 से फिर कट जाएगा कितनी बार? एक बार। 9 का ना 9 बचता है आपका 1 और 9 दूनी 18 और 0। 1 का मान 120 आ चुका है। आप चाहे जैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 81 से कर लेना सीधे या फिर जैसे मैंने काटे वैसे काट लेना, जैसी मर्जी आपकी कैसी है। 1 का मान 120 है और जब आपके पास x का मान मिलता है तो आप x की गुणा करते हो। जैसे कहीं पर आपको 5x लिखा हुआ मिले और x बराबर हल करने पर कुछ मिलता है आपको 10, तो आप इस वाले 10 की गुणा सीधे यहाँ कर देते हो, इस x को हटा दोगे और 5 गुणा 10 कर दोगे और आंसर 50 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का मान 120 है, सिर्फ x के स्थान पर 1 आया है। और आप बताओ इस 1000 की गुणा में तो 1 है, क्योंकि 3 साल पहला का मूल्य हमारे हिसाब से 1000 था, जैसे ही हमारे हिसाब से 729 वर्तमान का था और हमने इसके बराबर रखा था, तो ये दोनों यही वर्तमान है ये भी, लेकिन दोनों मूल्य अपने अपने अलग है। ये वास्तविक था, ये काल्पनिक था जो मानने के लिए था। मानने वाला 1000 था, 1 का मान 120 है, तो इस 1 के स्थान पर जब 120 आएगा तो इनकी गुणा होगी और गुणा होगी तो फिर कितना बन जाएगा? गुणा करके 120 ऐसी रहेगा और 3 0 ये ऐसे ही आ जाएंगे। तो यानी कि उस मशीन का मूल्य जो था जो भी है ये 12 लाख या 1,20,000 आंसर है। एक मशीन का 10% वार्षिक दर पर अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए हो तो 2 वर्ष के बाद कितना मूल्य हो जाएगा ये बताना। डिफरेंट कुछ नहीं है, परसेंट इस बार भी अवमूल्यन 10% का हो रहा है, बस ये वाला रेट बदला है और समय बदला है और वर्तमान और पहले ये बदला है। अगला सवाल है, एक मशीन का 10% वार्षिक दर पर अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए हो तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा ये बताना है। पिछले सवाल में भी 10% अवमूल्यन हो रहा था और पिछले सवाल में टाइम 3 साल का था, इस बार 2 साल का। फर्क इतना है कि इस बार जो मूल्य दिया गया है वो वर्तमान का और 2 साल के बाद हमें का मूल्य बताना। पिछली बार 3 साल पहले का बताना था। 10% का फिर से कमी हो रही है तो 10 से 9 हुआ होगा और 10 से 9 हुआ है, 2 बार करना है इस बार क्योंकि टाइम 2 साल का है। यानी कि वर्तमान में अगर वो मशीन का मूल्य 10 रुपये था तो 1 साल के बाद 9 रुपये हो जाएगा। फिर अगले साल में वर्तमान में 10 रुपये था और फिर 9 रुपये हो जाएगा, 1 रुपये की कमी हो गई। 2 साल तक ऐसे चलता रहा तो 2 साल तक इनका जो रेट बनेगा 10 की गुणा 100 और 9 9 81, यानी कि वर्तमान में तो हमारे हिसाब से मशीन का मूल्य 100 रुपये है और 2 साल के बाद कितने रुपये का हो जाएगा? 2 साल के बाद 81 रुपये का हो जाएगा। कमी हो रही है, वर्तमान में 100 रुपये है लेकिन वर्तमान में 100 नहीं दे रखा। वर्तमान का मूल्य है कितना? इस बार इसके बराबर रखा जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपये। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 100 का मान 1 लाख है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 1 का मान अगर 1000 है तो इस वाले 1000 की गुणा में 2 साल के बाद का रेट मालूम करना। 2 साल के बाद का तो 81 था, इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो ये बनेगा 81 और 3 जीरो रह रही है आपकी
यानी कि 81,000 रुपये 2 साल के बाद उसका रेट हो जाएगा। अगला सवाल, 2 वर्ष पहले एक पपीते का पौधा लगाया गया तथा इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 साल पहले लगाया गया था और 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होती रही, 2 साल हो गए, वर्तमान में आ चुका है, अब उसकी लंबाई 108 सेंटीमीटर हो गई। लंबाई या ऊंचाई उसकी 108 सेंटीमीटर हो गई। तो जब यह पौधा लगाया गया था, जब का मतलब पहले लगाया गया था उस टाइम पर 2 साल पहले, इसकी ऊंचाई कितनी थी ये बताना है। और 20% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 से 6, यानी कि 2 साल पहले अगर वो पौधा लगाया 5 सेंटीमीटर का था और अब 1 साल हुआ तो 6, 1 की वृद्धि होगी तो 6 हुआ। लेकिन 2 साल तक प्रक्रिया चली तो फिर भी 5 का रहा होगा और अगले फिर 1 साल आएगा तो 1 की वृद्धि होगी तो 6 का रहा होगा। 5 पंजे 25 और 6 36, यानी कि 2 साल पहले जब वो पौधा लगाया गया था उसकी ऊंचाई हमारे हिसाब से 25 सेंटीमीटर थी और 2 साल हुए, वर्तमान में आया और वृद्धि जब हुई तो वो पौधा 36 सेंटीमीटर का हो गया। और आप इतना तो जानते ही होंगे कि आज अगर पौधा लगाया गया है तो 2 साल के बाद वो पौधा जरूर बड़ा होगा। 25 सेंटीमीटर का लगा था, 36 सेंटीमीटर का हो चुका है। हमारे हिसाब से 36 सेंटीमीटर का है, लेकिन सवाल के हिसाब से 108 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये लंबाई जो है वर्तमान यानी कि 2 साल पहले की है और ये वाली लंबाई वर्तमान की है और वर्तमान की आयु दे रखी है 108, क्योंकि उसने कहा कि अब, और अब का मतलब वर्तमान। तो 36 बराबर अगर 108 है तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 3 और 1 का मान अगर 3 है तो हमें 25 का मान निकालना, इन दोनों की गुणा हो जाएगी और ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। सही कर ले। एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि की जा रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,000 हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सारे सवाल फ्रैक्शन पे चल रहे हैं, वृद्धि के या कमी के। और 15% की फ्रैक्शन आपकी बनती है 3/20 और 3/20 का मतलब यदि उसकी गांव की जनसंख्या इस टाइम 20 रही होगी और 3 की वृद्धि हो रही है, तो क्योंकि ऊपर वाली संख्या वृद्धि या कमी होगी, और वृद्धि या कमी ही क्यों होगी वो देखना आपको परसेंटेज के बाद के लिखे हुए शब्द। परसेंटेज के बाद वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 20 रही होगी, 3 की वृद्धि होगी तो 20 से 23 हो गई। फिर से 2 साल तक चली है तो 20 से 23 हो गई, और 20 की और 20 की गुणा करेंगे तो 400, और 23 की और 23 की गुणा करेंगे तो 529। यानी कि अब वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 400 थी, 2 साल के बाद 529 हो जाएगी। लेकिन हमारे हिसाब से 529 हो रही, सवाल में ही पूछना है कि 2 साल के बाद कितनी होगी, तो हमारे हिसाब से 529 है, तो इस 529 का मान चाहिए है। वर्तमान आयु हमारे हिसाब से 400 हुई, लेकिन सवाल में कितनी है, सॉरी वर्तमान आयु नहीं, वर्तमान जनसंख्या सवाल के हिसाब से 8,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 4 से कट जाएगा 80, 20 बार, यानी कि यहाँ पे 1 बचता है सिर्फ। 1 का मान अगर 20 हो तो हमें 529 का मान चाहिए, इसमें इन दोनों की गुणा हो जाएगी और 529 की और 20 की जब गुणा होगी तो 2 ऐसे आ जाएगा, और 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2 साल के बाद 10,580 उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी। अगला सवाल, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, तो 2 साल के बाद उस कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बताना है। सारे सवाल वही कस्बे पर चल रहे हैं, जनसंख्या पर वृद्धि और कमी पर। पहले साल 10% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 1/10 इसकी फ्रैक्शन बनती है, और 1/10 यानी कि अगर वो मूल उसकी जनसंख्या 10 रही होगी, 1 की वृद्धि तो 10 से वो 11। हर बार लिखा नहीं जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 10% अगर फ्रैक्शन दे रखी हो, 10% की दे रखी हो, वृद्धि होगी तो 10 से 11 करना और कमी होगी तो 10 से 9 करना। 20% की वृद्धि होगी तो 5 से 6 करना, कमी होगी तो 5 से 4। 25% में 4 से 5 करना, वृद्धि होगी तो, और 4 से 3 करना, कमी होगी तो। पहले साल में जनसंख्या 10 थी, 1 की वृद्धि हुई 11 हो गई। दूसरे साल में 20% की वृद्धि का मतलब 5 वृद्धि 5 रही होगी और 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5। अगर 5 होगी तो 1 की वृद्धि होगी वो 6 हो गई होगी। 10 पंजे 50 और 11 6 66, यानी कि वर्तमान में वो उसकी जनसंख्या 50 थी, 2 साल के बाद 66 हो गई। लेकिन 50 नहीं है, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 18,000।
0 से 0 कट जाएगा और 5 से 1800 कटेगा। 360 बार 1 का मान यहाँ 1 बचता। 1 का मान अगर 360 है, हमें 66 का मान चाहिए। इनकी गुणा कर दो, 6 की और 3 से इनकी गुणा करेंगे तो 0 ऐसे रहेगा। 6 की और 6 में गुणा होगी तो 6 6 36 का 6 से 3, 6 की इस 3 में गुणा होगी 6 18, और इस वाले 6 की इस 3 में गुणा होगी तो सॉरी इस वाले 6 की गुणा 6 होगी तो 6 6 36, और 1 की 3 होगी तो 6 18, 18 और 36 54, और 54 और 3 कितने हो जाएंगे 57 का 7 हासिल लगे 5, और 6 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23, यानी कि 23,760 उस कस्बे की जनसंख्या थी। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, 66 की और 360 की। 23,760 उस कस्बे की जनसंख्या 2 साल के बाद रहेगी। और आज के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में बताना कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। बाकी आपसे कल मिलते हैं, फिर कल फिर से क्लास शुरू होगी यहीं से आगे का। धन्यवाद।